हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम गॉस लॉ जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या था गॉस लॉ, एक बार रिवीजन करता हूँ। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। आज हम उसकी प्रूफ को देखेंगे और उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप नोट करते चलें। प्रूफ, इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे। चलिए मान लीजिए कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, डजंट मैटर। और यहाँ पे इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। माना कि एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। इस पर हम एक छोटा सा एरिया वेक्टर, एक एरिया ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा DA, ठीक है बच्चों। इससे अगर मैं इसके पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं से इस पॉइंट O को मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल D ओमेगा बन जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सारी बात बताई है, तो प्लीज़ जिन लोगों ने एरिया वेक्टर या सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल ये सब नहीं पढ़े हैं, वो प्लीज़ जा करके टाइप करके आलम फाउंडेशन क्लासेस, वहाँ से प्लेलिस्ट से क्लास 12th की फिजिक्स देख लें। अब क्या होगा, मैंने कहा कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। यही आपको लिखना भी होगा कि माना कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। इससे R दूरी पर हमने यहाँ से इस सरफेस से, इस एरिया वेक्टर से इस पॉइंट O की दूरी कितनी है, R है। इस एरिया से इस पॉइंट O की बीच की दूरी कितनी है, R है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल, वो कितना है बच्चों, D ओमेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आवेश से दूर। ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और यहाँ पे बन जाएगा एंगल क्या, थीटा। ठीक है बच्चों, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो कहेंगे कि जो ये छोटा सा हमने स्मॉल सेगमेंट माना है ना, इस पूरे पृष्ठ पर जो छोटा सा अवयव लिया है हमने, उस अवयव से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया वेक्टर या स्मॉल एरिया सेगमेंट या एलिमेंट, थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। इज क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, इस छोटे से अवयव के कारण हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई ई की जगह डी फाई ई लिखेंगे। क्यों डी फाई ई लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम छोटे से सेगमेंट के थ्रू निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर ई डॉट डी एस, ठीक है। अगर मैं एरिया वेक्टर को डी एस से, यहाँ एरिया को मैं डी एस से दिखाऊं तो ये हो जाएगा वेक्टर डी एस हो जाएगा। चलिए, या डी एस से दिखाइए, कोई मैटर नहीं करता वो बात। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, अदिश राशि होता है इसलिए इसमें वेक्टर नहीं लगाया है। और आपको मालूम है फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा। वेयर थीटा इक्वल टू व्हाट, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन क्या, वेक्टर ई एंड क्या, वेक्टर डी एस, ठीक है। थीटा क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस या डी ए, जो भी आप यूज़ कर सकें, उनके बीच का क्या है बच्चों, एंगल है। अब इसके बाद आगे बढ़े तो हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज है r डिस्टेंस पर, यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो क्या होगा, हम लिखेंगे वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट क्या P,
यहाँ P मान लें। तो अब ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मैं जहाँ पे E है वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो चलिए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू क्या होगा, ds कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पॉज करके नोट करिए, तो फिर मैं आगे आपको प्रूफ कराऊँ इस फॉर्मूले को। प्लीज़ जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों, यहाँ तक हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ, आप पॉज करके नोट करते जाइए जो जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए आपको कहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों, मैं इसको ऊपर लिख लूँ एक बार। चलिए, डी फाई ई इक्वल टू मैंने क्या लिखा है बच्चों, डी फाई ई इक्वल टू मैंने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें, डी फाई ई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इस Q को 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया बच्चों। मैं लिख सकता हूँ डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर को क्या कहते हैं, तो आपने पढ़ा है, चूंकि डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। बार बार कह रहा हूँ बच्चों, आप यहाँ डी एस लीजिए चाहे डी ए लीजिए, दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। सो इसलिए डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो इस छोटे से अवयव के कारण, इस छोटे से सेगमेंट के कारण जो फ्लक्स आएगा वो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब क्या लिखेंगे, द टोटल फ्लक्स फाई ई गोइंग आउट, ठीक है, जो बाहर जा रहा है, आउटसाइड बाहर निकल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, गोइंग आउटवर्ड कह सकते हैं, बाहर की ओर, थ्रू, ठीक है, द टोटल फ्लक्स फाई ई गोइंग आउटवर्ड थ्रू द इंटायर सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ए इज या एस ई, जो भी आप कह सकें। ठीक है, उस पूरे कंप्लीट सरफेस से बाहर होने वाला क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल आपने पढ़ा था, फाई ई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन क्या होता है, डी फाई ई हो जाएगा। अब यहाँ डी फाई ई की वैल्यू रख लो बच्चों, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, फाई ई इक्वल टू डी फाई ई बंद पृष्ठ का समाकलन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अच्छा, फाई ई बराबर जो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बंद पृष्ठ का समाकलन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। आपको पता है कि जो डी ओमेगा का होगा इंटीग्रेशन तो ओमेगा हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। आपको पढ़ाया गया है बच्चों कि किसी भी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना हुआ घन कोण कितना होता है, 4 पाई होता है। तो आपने पढ़ा है कि चूंकि ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, तो ओमेगा 4 पाई कैसे हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, किसी कंप्लीट सरफेस एरिया द्वारा उसके पृष्ठ पर बना कोण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, फाई ई इक्वल टू लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये था आपका गॉस का, और नीचे लिख सकते हैं दिस इज गॉस थ्योरम। ठीक है, प्लीज़ पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बताता हूँ मैं इसके अगले एप्लीकेशन को। ठीक है ना बच्चों, तो जब भी आपसे पूछेगा कि गॉस लॉ कैसे सिद्ध करेंगे, तो आपको पहले एक कोई सरफेस लेना होगा। ठीक है, उस पृष्ठ के पास हम एक छोटा सा
क्षेत्रफल अवयव मानना होगा उसको ds कहिए चाहे dA कहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और फिर आपको क्या करना होगा, उसके सेंटर पे जहाँ से आप वो क्षेत्रफल अवयव की दूरी ले रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा क्या मान लीजिए प्लस पॉइंट चार्ज मान लीजिए प्लस q। अब इस प्लस q से r डिस्टेंस पर पॉइंट p पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने लिखा, फिर उसके बाद से d5 फ्लक्स निकाला और मेरा जो फ्लक्स आया वो क्या आ गया q/ε0। आइए कुछ बातें और समझते हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्लीज़ पॉज करके नोट भी करते जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से मैं आपके साथ अच्छे से काम कर पाऊँ और मैं आपको डेली बाय डेली वीडियो दे पाऊँ। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा है, ये कोई दूसरी बंद पृष्ठ है, कोई दूसरा क्लोज सरफेस है, इसके अंदर दो चार्ज Q1 Q2 रखे हैं, ठीक है। ये कोई तीसरा क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इसका सरफेस एरिया यस है, इसका भी यस है, इसका भी यस है। अगला एक और सरफेस है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि फ्लक्स बताइए, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो वो क्या होना चाहिए, मैंने कहा था कि जो फ्लक्स है वो उसके शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये कंफर्म है कि वो जो पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q∞ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q∞, कौन कौन से चार्ज है Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा ε0। मान लीजिए यहाँ पे -Q3 भी होता तब फाई इक्वल टू क्या हो जाता बच्चों Q1 प्लस Q2 माइनस Q3/ε0, क्योंकि हमें पता है कि जो फाई बराबर हम लिखते हैं वो सिग्मा Q∞ क्या होता है ε0, क्योंकि ये जो अंदर चार्ज रखे हैं उनका एल्जेब्रिकल सम लेना है, बीजगणितीय योग लेना है, ठीक है बच्चों। अगले वाले में आइए, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं है ये, क्योंकि Q नहीं है, चार्ज रहेगा तभी वहाँ से फ्लक्स होगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में फ्लक्स आएगा लेकिन -Q प्लस Q/ε0 ये 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट चार्ज 0 होने की वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो कुछ ये बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में काम देगा, ठीक है। इसको मिटा दो बच्चों, जल्दी नोट करिए, पॉज करके फटाफट नोट करिए। चलिए बच्चों अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। मान लीजिए कि कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर ना रख करके क्लोज सरफेस के बाहर है, ठीक है। कोई बंद पृष्ठ हमने ले लिया, मान लीजिए कोई डिफरेंट साइज का बंद पृष्ठ है, ठीक है, कैसे भी बनाइए, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट O पे कोई चार्ज प्लस Q रखा है, तो क्या होगा, इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही होंगी, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही होंगी, ठीक है। आपने पढ़ा भी है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स कहलाता है। तो बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास हो रही हैं और इस सरफेस एरिया को मैं S या A से दिखा दे रहा हूँ। चलिए तो अब बात करें कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, तो अब ध्यान से देखिए नेट फ्लक्स क्या होगा, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इसमें इंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड्स लाइन इससे क्या हो रही हैं, बाहर हो रही हैं। मतलब जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं उतनी ही क्या हो जा रही हैं, बाहर हो जा रही हैं। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इसके थ्रू वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने रीजन क्या बताया कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इसमें इंटर कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन क्या हो जा रही हैं, इस सरफेस एरिया से, इस सरफेस से बाहर हो रही हैं। तो इस प्रकार इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर जो चार्ज है वो इसके अंदर नहीं है, भले अंदर नहीं है, बाहर है, लेकिन बाहर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ना, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो निकलेंगी ना, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो पास हो रही हैं, बस एक कमाल की बात यह है कि जितनी इसमें प्रवेश कर रही हैं उतनी ही क्या हो जा रही हैं, बाहर हो जा रही हैं। इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, मिटा दूं इसको। चलिए अब हम बढ़ेंगे
जो हमने गॉस नियम पढ़ा है, ठीक है ना, गॉस लॉ पढ़ा है, उस गॉस लॉ के थ्रू हम बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस पे क्या फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ाया था। क्या था फॉर्मूला याद करिए, E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, दूसरा मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल्स के थ्रू बताया था, उसमें एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन की बात की थी। आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो मैं पढ़ाऊंगा कि गॉस लॉ का उपयोग करके हम कैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनटू डिफरेंट कंडीशंस। तो आज जो पहली कंडीशन है वो क्या है, किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार वाली तार के कारण या तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं सब लोग, चलिए हेडिंग बनाइए फटाफट, जो मैं बोल रहा हूँ उसको। आवेशित अनंत लंबाई की सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अच्छा, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वायर ले लिया हमने, ठीक है बच्चों, ये कोई वायर ले लिया, ठीक, और इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, बहुत लंबा वायर है, पता नहीं कितना लंबा है हमको खुद नहीं पता, लेकिन बहुत लंबा वायर है, ठीक है, और इस वायर पे एक समान रूप से चार्ज फैला हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है बच्चों, इस पर क्या है, एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी, आप मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 2 और 3 दोनों देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है तो इसका जो सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो लैम्डा = Q/L कूलम पर मीटर होगा। ठीक है, ये हम मानेंगे भी, तो हम लिखेंगे क्या, माना कि एक अनंत लंबाई का प्लस क्यू आवेशित चालक तार है, ये हम लिखना होगा। लेट अस कंसीडर अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर हैविंग चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ये आपको लिखना होगा बच्चों, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप खुद लिखिए। ठीक है, जो आप फिगर बना रहे हैं उसी को आपको लिखना होता है। अच्छा, अब क्या हो गया, मैंने उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर इज लैम्डा। मैंने इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, लैम्डा मान लिया, और वो क्या था, Q/L कूलम पर मीटर। ठीक है, Q/L जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी इस वायर का, यानी जब भी जरूरत पड़ेगा तो Q = हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लैम्डा × L। जब हमें ज़रूरत पड़ेगा, अगर हमें चार्ज की वैल्यू लिखनी होगी तो कहीं पर ज़रूरत आएगा तो Q = क्या लिख लेंगे बच्चों, लैम्डा × L लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई बात, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है, पर हमने जो सरफेस इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी माना है वो Q/L माना है, यानी L लेंथ के रिस्पेक्ट में माना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या बताना है कि इस चार्ज वायर के थ्रू, इस यूनिफॉर्म चार्ज वायर के थ्रू r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बताइए r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करना होगा, देखिए पहले तो इस चार्ज को हमें इनक्लोज सरफेस के अंदर लाना होगा। ये वायर के सरफेस पे रखा हुआ है, चार्ज क्लोज पृष्ठ के, बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इस चार्ज को किसी तरह से बंद पृष्ठ के अंदर लाना होगा। अब इस चार्ज को बंद पृष्ठ के अंदर कैसे लाएंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए और बताइए कैसे लाएंगे। चलिए, बढ़िया दिमाग लगाया आपने। आप क्या करेंगे, इससे r डिस्टेंस पर, ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, चाहे उस साइड में कही है चाहे इस साइड में कही है, r डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस r डिस्टेंस से होकर जाता हुआ एक समाक्ष गॉसियन बेलन खींचेंगे। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर, एक गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे। देखिए मैं बना रहा हूँ उसको, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस भी r होगा। ठीक है, ये एक गॉसियन सिलेंडर बना लिया। ठीक है, ये रहा, ये एक गॉसियन सिलेंडर बना लिया। अब जब गॉसियन सिलेंडर बना लोगे तो ये जो वायर है ना उसके अंदर आ जाएगा, मतलब ऐसे एक गॉसियन सिलेंडर बना लिया आपने,
और ये जो मेरा पेन है वो इसके अंदर आएगा। ये जो पेन है ये इस गॉसियन सिलेंडर के कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो अब ये चार्ज क्या हो गया, किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर हो गया। अब गॉस लॉ लगा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा गॉस लॉ कहाँ अप्लाई करेंगे, किसी बंद पृष्ठ के अंदर। अब पढ़ते ही हैं किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, तो ये जो आवेश है वो कहाँ आ गया, अब किसी क्लोज सरफेस के अंदर। तो ये क्या मेरे लिए कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। क्या हो जाएगा ये, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन पृष्ठ हो गया, या गॉसियन पृष्ठ की जगह हम क्या कह सकते हैं, गॉसियन सिलेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, ये चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कर्व सरफेस के लिए पहले लीजिए। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो तरह के सरफेस आपको मिलना है। एक तो कर्व सरफेस मिल रहा है बच्चों आपको, और एक क्या मिल रहा है आपको, एक आपका इसका प्लेन सरफेस मिल रहा है। अगर सिलेंडर है तो ऊपर प्लेन सरफेस मिलेगा ऐसे, और बीच में क्या मिलेगा, कर्व सरफेस मिलेगा। तो अगर प्लेन सरफेस पे देखेंगे तो मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। अगर आप प्लेन सरफेस पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड। ये हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, सॉरी ए, ठीक है। और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, ठीक है। और ये मेरा सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। और ये सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस चार्ज से दूर होती है। प्लस चार्ज से क्या होता है, ऐसे होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, आवेश से दूर। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इस पर आ जाइए, इस पर भी क्या होगा, नीचे वाले सरफेस पे आ जाइए। नीचे वाले सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, हमेशा बाहर की तरफ लेना है, क्योंकि हमने कहा था क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं। तो इस सरफेस, ये सरफेस ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, समझ जाओ, ऐसे है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये जो चार्ज, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये जो सरफेस है वो इसके नीचे का है, ठीक है, इस सिलेंडर के नीचे का सरफेस है। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाया है वो किसका है डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का बच्चों। और ये वायर, मान लीजिए यहाँ पे वायर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और इन दोनों सरफेस पे जो नेट फ्लक्स होगा फाई ई होगा, वो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 बन जा रहा है। तो फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। अगर मैं इस पर छोटा सा एरिया वेक्टर ले लूँ डी ए, ठीक है, तो मैं क्या पाऊंगा बताओ जल्दी से, फाई ई दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो फाई ई जब 0 हो जाएगा तो अब बात करेंगे इसके कर्व सरफेस पे। जब हम कर्व सरफेस पे बात करेंगे बच्चों, तो मान लीजिए कर्व सरफेस की, मान लीजिए ये कर्व सरफेस है, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये सिलेंडर का सामने वाला ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐसा सिलेंडर बना हुआ है, ऐसा सिलेंडर बना है, ये कर्व सरफेस है, ठीक है। तो और इसमें आपने वायर रखा हुआ है, ये वायर है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका सरफेस पे क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। और इस पर जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। यानी कि अगर मैं इसके कर्व सरफेस पे ले लूँ, ये एक छोटा सा सेगमेंट ले लूँ इसका डी ए, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ हो जाएगा। तो दोनों के बीच का एंगल अब कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब चलिए आइए प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे, इतनी बातें समझ में आई, प्लीज पॉज करके पहले फिगर वगैरह बना लीजिए। हो गया, चलिए बच्चों, हो गया ना। अब क्या लिखेंगे, फॉर एनी एरिया एलिमेंट, ठीक है। जो हम एरिया एलिमेंट लेंगे, ठीक है, वो किस पर हम बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं। प्लेन सरफेस पे तो 0 हो जाना है फ्लक्स, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं बात कर सकता हूं, फॉर एनी एरिया एलिमेंट टेकन ऑन, लिया गया है टेकन ऑन कर्व सरफेस। ये ध्यान रहे बच्चों, मैं कहाँ ले रहा हूँ, जो एरिया वेक्टर में ले रहा हूँ ना, वो जो छोटा सा एरिया सेगमेंट ले रहा हूँ, वो कर्व सरफेस की बात कर रहा हूँ। मैं उसके अपर सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ या लोअर सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्व सरफेस, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एंड क्या, एरिया वेक्टर डी ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एंड एरिया वेक्टर डी ए आर along in same
डायरेक्शन। देखिए मैंने वही बात कहा कि जो क्या है ई और डी ए हैं वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। देयरफॉर तब हम कह सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, कहिए अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस होगा या डी ए होगा। तो डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए फटाक से, ई डी ए कॉस थीटा। और अभी मैंने बताया चूंकि थीटा क्या है बच्चों 0 डिग्री, तो डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए। ठीक है, यहाँ तक फिर से समझाता हूँ। हमें क्या करना है, एक अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, इस तार के चारों तरफ L लेंथ का लेंथ L ले लीजिए, इस गॉसियन बेलन की लेंथ L लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। L लेंथ का हमने क्या कर लिया, एक गॉसियन बेलन बना लिया, ठीक है बच्चों। जब हमने गॉसियन बेलन बनाया तो देखा कि इसके दोनों ऊपर वाले सरफेस पे जो प्लेन सरफेस है उससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इस कर्व सरफेस के थ्रू होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि गॉस लॉ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक क्लोज सरफेस के अंदर किसी बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज रखा हो। और ये मैं जो वायर लिया था उसको जब मैं गॉसियन बेलन बना लूंगा, गॉसियन सिलेंडर बना लूंगा, तो उसके अंदर आ जाएगा वो वायर। तो यानी चार्ज क्या हो गया, इस गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो अब क्या हो गया, मैंने कहा कि इसके दोनों जो ऊपर और नीचे वाले सरफेस से उससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स था वो 0 हो गया। तो अब कर्व सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, तो पहले ये मैंने लिखा कि ई और डी ए के बीच का एंगल क्या होगा। तो फॉर एनी एरिया एलिमेंट, कोई भी आप कर्व सरफेस पे एरिया एलिमेंट लीजिए, टेकन ऑन कर्व सरफेस बोथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एंड डी ए आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो इसको हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं कि इस कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर ई और डी ए के बीच का कोण क्या होगा, ई और डी ए सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। एक ही दिशा में होने का मतलब थीटा 0 हो गया। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ई डी ए। इतना नोट हो गया, बोलिए हो गया, जल्दी बताइए। चलिए तो अब क्या लिखेंगे, द टोटल या द नेट फ्लक्स, यहां से मिटाता हूं मैं। अब लिखेंगे इस प्रकार, हेंस द नेट फ्लक्स थ्रू क्या, गॉसियन सरफेस। मैंने क्या लिखा था, अभी मैंने लिखा था इस गॉसियन पृष्ठ के कर्व सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स वो कितना आया था, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब मैं क्या लिखा हूं, द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। वो हो जाएगा फाई ई, डी फाई ई का क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन डी फाई ई। और डी फाई ई की वैल्यू कितना है, ई डी ए। चलिए तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए, एक मिनट, ई डी ए। और यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज इंटीग्रल का साइन लगाया। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, बंद पृष्ठ का समाकलन डी ए। चाहे तो आप ऐसे यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं, कंप्लीट एरिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम और करिए, डी ए की वैल्यू क्या होगी, मैं थोड़ा सा और मिटा लूँ, ये सब मिटा दूँ, इसको मिटाते रहूँ, ये सब मिटाते रहूँ बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना है अभी, पता चलेगा कि बार बार मिटाना पड़ेगा, फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए क्या होगा। तो डी ए जो होगा वो किस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है, कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है, ठीक है ना। और जब कर्व सरफेस से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है तो हमें क्या लेना होगा, बेलन का कुल वक्र पृष्ठ लेना होगा, कर्व सरफेस एरिया लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, ई फाई ई इक्वल टू ई इंटू क्या होगा, 2 पाई आर एल। अब मैंने ये कैसे लिख दिया समझिए, डी ए की जगह ए आएगा और ए क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे, क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू 2 पाई आर एल। चूंकि आपने पढ़ा है बच्चों, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान अपसाइलन नॉट, ठीक है। बट क्यू इक्वल टू अभी आपने देखा है, क्यू इक्वल टू क्या था, लेमडा इंटू एल। देखिए मैंने कहा था ना, जब जरूरत आएगा तो यूज करेंगे, क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल। इसको भी मैं मिटा सकता हूँ, पॉज करके जल्दी नोट करिए बच्चों, इसको नोट करिए, हो गया। चलिए अब क्या हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए।
तो Q इक्वल टू क्या हो गया लेमडा इंटू एल। तो फाई ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल अपन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ Q था वहाँ वैल्यू रख दिया। सो इसलिए क्या हो जाएगा फाई ई की जगह हमने रखा लेमडा एल अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, इस यल से यल शहीद हो गया, तो ई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ध्यान दीजिए 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, तो लेमडा अपन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या आप ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू लेमडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछूं तो क्या होगा, पहले इसको नोट करिए फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। हो गया बच्चों, जल्दी बताइए, हो गया, नोट हो गया ये, चलिए मिटाऊं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मैं अगर अब इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, मैं इसके अगर वेक्टर निरूपण की बात करूं तो क्या होगा वेक्टर निरूपण, तो मैं वेक्टर ई बराबर क्या लिख सकता हूं लेमडा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे आर जो है वो मैं ले सकता हूँ एज अ डायरेक्शन के रूप में, तो आर को इसके मैग्नीट्यूड के साथ रहने दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आर कैप, तो ये हो जाएगा इसका क्या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ई और आर के बीच का ग्राफ देख लीजिए, ई और आर के बीच का, तो यहाँ जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ध्यान से समझिए बच्चों, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे ई क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसका यही तो मतलब होता है, आप आर बढ़ाओगे तो ई घटेगा। आप उस वायर से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना तेज़ी से घटेगा, और तेज़ी से घटने का मतलब वो ग्राफ कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। तो प्लीज़ इसको बना लीजिए फटाफट बच्चों, ये पूरा का पूरा हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट चार्ज वायर। ठीक है, प्लीज़ जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट। कोई ऐसा प्लेट है जिस पर चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है। एक बात इससे पहले आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई आपका सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, या कोई सॉलिड स्फीयर है। अगर मैं चार्ज इस स्फीयर के आउटसाइड में फैला देता हूँ, मतलब इसके बाहरी पृष्ठ पर रख देता हूँ, ठीक है, समझ रहे बात को, मतलब जैसे कि आप गुब्बारा देखें, गुब्बारा, ठीक है, उस गुब्बारे में जो मतलब चार्ज है मैं उसके ऊपरी वाले सरफेस पे, बाहर सरफेस पे रख देता हूँ, ठीक है, यानी उसके ऊपरी वाले सरफेस पे जैसे पानी लगा दिया, तो ये मेरे लिए कंडक्टर का काम करेगा, ठीक है, ये चालक बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यही गुब्बारा ले लूँ और चार्ज उसके अंदर रख दूँ, उसके वॉल्यूम में रख दूँ, ठीक है, तो वही गुब्बारा किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, नॉन कंडक्टर की तरह। तो ये क्या बन जाएगा, नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो मैं समझाना क्या चाह रहा था बच्चों, ये अचालक हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, चालक। ये हो जाएगा मेरा चालक और ये क्या बन जाएगा, मेरा अचालक। ठीक है, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। तो आप ये समझिएगा कि अगर चार्ज किसी वस्तु के सरफेस पे फैला हुआ है, ठीक है, उसके ऊपरी पृष्ठ पर फैला हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब उसके आउटसाइड, बाहर फैला हुआ है, तो वो क्या होगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और उसके सरफेस में दिया गया है, मतलब उसके वॉल्यूम में दिया गया है, उसके अंदर दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, अचालक कहलाएगा, नॉन कंडक्टर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने जो कंडीशन ले रखी है उसमें देखिए मैंने लास्ट में लिखा है नॉन कंडक्टिंग प्लेट। इसका क्या मतलब होगा, मान लीजिए कि कोई हम प्लेट ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये कोई प्लेट सीट है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अनंत विस्तार का मतलब इसका जो लेंथ ब्रीथ हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई अनंत विस्तार की प्लेट हो गई, इस पर प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है, तो अब ये चार्ज कहाँ है, उसके पूरे सरफेस पे है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, अब इसका विस्तार बहुत बड़ा हो सकता है, ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है, इस साइड में बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने लिखा है कि अनंत विस्तार की। अब ये जो प्लेट है इसके निकट हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले क्या मानेंगे, माना कि एक अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है, ये हमें लिखना होगा। लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट,
ठीक है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग चार्ज प्लस क्यू, और इस प्लेट से r डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मैं बता रहा हूँ कैसे है वो प्लेट। देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने ये जो पेपर लिया, ध्यान दीजिए, ये पेपर बोर्ड पे ऐसे है, आप जो चार्ज देख रहे हो वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ही तो मैंने चार्ज फैलाया है इस पे, लेकिन चूंकि हमारे पास जो पॉइंट होगा अब वो कहाँ होगा, हम इससे या तो r डिस्टेंस पर, तो वो पॉइंट या तो बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा। इस प्लेट के चाहे इधर निकालिए और चाहे इधर निकालिए, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, समझिएगा कि ये जो चार्ज प्लेट है ये पूरा नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। अब यहाँ तो इससे इधर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे या इधर फाइंड करेंगे। वो पॉइंट इस बोर्ड पर कैसे दिखाऊंगा मैं, मान लेता हूँ कि वो पॉइंट ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि इससे यहाँ पे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दूसरे साइड में भी हम ले सकते हैं, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले सकते हैं, P' ले सकते हैं, डिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है, जहाँ हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया, पूरा हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट P पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज शीट। अब करना क्या होगा आपको, ध्यान से समझिए, लाइट भग चुकी है, दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये मैं मान लेता हूँ कि इस सरफेस से, ध्यान से समझिए, ये जो मैंने पॉइंट P लिया है ना, वो ऐसे मान लीजिए ये सरफेस है, और ये जो पॉइंट P है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ये r डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस r है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस r डिस्टेंस से जो मैंने यहाँ पॉइंट P लिया है, यहाँ पर एक क्या करूँगा, एक कोई सिलेंडर बना लूँगा, एक कोई बेलन बना लूँगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने ये कुछ बना लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, इधर भी तो बना सकता हूँ, इस पॉइंट पे भी बना सकता हूँ, उसी रेडियस का। तो मेरा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा। हमने क्या किया, इस चार्ज सीट के अंदर जो चार्ज है उसको क्लोज सरफेस के अंदर लाना है, तभी तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या किया कि इस चार्ज सीट के दोनों साइड में, चाहे P पर और चाहे P' पे, हमने क्या किया, ये r डिस्टेंस था यहाँ से, ये डिस्टेंस, तो क्या हुआ, अब मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, एक बेलन बना लिया, समझ जाइए, एक बेलन। अब मैं ऐसे दिखाऊं आपको, जैसे मान लीजिए ये मेरा सीट है, पेपर सीट, मैं इस पे ऐसे एक बेलन, देखिए ये जो मेरा प्लेट है ना, ये दिस इज द प्लेट, ठीक है। और मैंने इसके तरफ इधर साइड में, ये बहुत पतला है, आप बहुत r रेडियस का, इसका जो सरफेस एरिया वो कम है, मैं बहुत अधिक सरफेस एरिया का एक सिलेंडर माना हूँ। तो जो सिलेंडर है वो मतलब ये सीट है, सीट जो कि बोर्ड पे आपको ऐसे दिख रही है बच्चों, ऐसे दिख रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो मैं इसके आउटसाइड कैसे बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो ये चूंकि आपको ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ही है ही, मेरा प्लेट सीट ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये चूंकि पॉइंट मैं बोर्ड के आउटसाइड नहीं दिखा करके इधर दिखाया हूँ। अब क्या होगा, फिर से समझते हैं बच्चों, हमने क्या किया, एक चार्ज शीट ले लिया, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P कंसिडर कर लिया। चाहे आप इसके आउटवर्ड लीजिए चाहे इनवर्ड लीजिए, मतलब प्लेट ऐसे है, चाहे आप बाहर की ओर लीजिए चाहे अंदर की ओर लीजिए। अब क्या हो गया, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, इस सरफेस पे, इस प्लेन सरफेस पे देखिए प्लस क्यू चार्ज है, इसके अंदर चार्ज प्लस क्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, ये कंफर्म है, ये तो आप समझ रहे होंगे। मैं अगर आपको कहूँ कि ये सिलेंडर बाउ जो बना हुआ है इसके अंदर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा ना। ये तो इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक। एरिया वेक्टर इसका बाहर की ओर dA, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर dA होगा। अब ये जो कर्व सरफेस मिल रहा है, ठीक है, इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। अच्छा, कर्व सरफेस की जब बात करोगे आप, तो मान लो यही कर्व सरफेस है, ये तुम्हारा ये प्लेन सरफेस था, ये कर्व सरफेस है, ठीक है। तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कर्व सरफेस, अगर हम सिर्फ कर्व सरफेस की बात करें, ठीक है, यानी कि हम इसको मिटा दें, हम सिर्फ कर्व सरफेस की बात करें, ये जो कर्व सरफेस है इस पर एरिया वेक्टर क्या होगा, यही बना लेते हैं, इस पर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा dA, ठीक है। अच्छा, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, कहीं ले लो, यहाँ ले लो, मान लो डाउनवर्ड ले रहे हो, अगले वाले एकदम नीचे वाले सरफेस पे ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये dA हो जाएगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। तो पूरे कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। समझ रहे हैं बात को, पूरे कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो हो रहा है, लेकिन जो प्लेन सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, phi E = EdA + EdA, दोनों सरफेस के थ्रू लेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ये पूरा हो गया,
प्लीज़ पॉज करके पहले फिगर बना लीजिए। फिगर आप बना भी लिए होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि तभी से मैं इधर उधर समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि चलो भाई जल्दी से फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया बच्चों। अब इसके आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए बच्चों, तो क्या लिखेंगे, पहले आपको ही लिखना होगा कि माना कि एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर प्लेट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है। इसका, हाँ एक चीज मैं बता दूं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मानी है बच्चों। आपको मैंने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। तो ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो जब भी जरूरत पड़ेगा तो Q इक्वल टू सिग्मा अपान ए, सिग्मा इंटू ए रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा इतना कर लेंगे, फिर आप लिखेंगे इसके पृष्ठ से, मतलब इस अचालक चादर से r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिर क्या लिखेंगे, बिंदु P से होकर जाता हुआ r त्रिज्या का एक समाक्ष गॉसियन, क्या लिखा, गॉसियन बेलन खींचा, गॉसियन सिलेंडर बनाया। ठीक है, एक गॉसियन सिलेंडर मैंने ड्रॉ कर लिया। आप इसको डॉट 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 करके दिखाइए, क्योंकि हमने ये काल्पनिक पृष्ठ लिया है, इमेजिनरी सरफेस है ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, तो लिखेंगे द नेट फ्लक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, द नेट फ्लक्स। क्यों नेट फ्लक्स भाई, क्योंकि हमें इन पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू निकालना है। तो नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर इज, क्या हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, फाई ई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, ई डी ए। ठीक है, यहाँ पे इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये कर्व सरफेस के लिए होगा, ये कर्व्ड सरफेस के लिए होगा, और ये क्या होगा, ये प्लेन सरफेस के लिए होगा, और फिर प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये किसके लिए होगा, ये भी प्लेन सरफेस के लिए होगा। ठीक है, तो क्या होगा, फाई ई इक्वल टू बच्चों यहाँ हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे, ई बाहर हो जाएगा और लाइन इंटीग्रल ऑफ डी ए। ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 0, क्योंकि मैंने कहा कर्व सरफेस पे ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, 90 है। चलिए कर ही लेते हैं। वैसे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के बीच का क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, और प्लस क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए, वेक्टर ई बाहर लाइन इंटीग्रल ऑफ डी ए। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले इसको मिटाऊं ऊपर वाला मैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। जो भी बता रहा हूँ बच्चों उसको बार बार देखिए, जो चीज़ ना समझ में आए उसको पॉज करके प्लीज़ रोक करके फिर पीछे बैक जा करके उसको समझ सकते हैं। ये Q अपान ए था कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E और डी ए की जगह क्या लिखेंगे, A, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, E इंटू ए। ठीक है, इस पूरे क्लोज सरफेस का एरिया, पूरे प्लेन सरफेस का एरिया। अब क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई ए हो जाएगा। ठीक है, बट आपने पढ़ा है बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, गॉस लॉ, थोड़ा जल्दी बताइए भाई। फाई ई इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपने पढ़ा था फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से फाई बराबर Q अपॉन अगर एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, चूंकि Q बराबर क्या है, सिग्मा इंटू ए। मैंने कहा जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पुट करिए तो क्या हो जाएगा, सो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेट के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। यानी कि आप इस प्लेट के बाहर यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लीजिए, हर जगह आपको क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इस प्लेट से सर 200 मीटर की दूरी पर, बाबू उसके फील्ड के अंदर ही बात करिएगा। ठीक है ना। तो ये रहा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू क्या, इनफाइनाइट चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक्स को प्रूफ करेंगे। और आज से भरोसा करिए, विश्वास करिए मेरे ऊपर कि मैं आपको डेली वीडियो दूंगा। बहुत 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 मैं दुखी हूँ कि मैं आपको पूरे वीडियोस नहीं बना के दे पा रहा था। एक हफ्ते से आप परेशान थे बच्चों, इसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ। मैं पिछली बार भी कहा था कि मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के दूंगा, बट कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनकी वजह से नहीं बन पा रहे थे। बट आधे घंटे का ही बनेगा, लेकिन वीडियो आपको पर डे मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों में शेयर करिए जो पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।